हम तो रिस्पना और बिंदाल को मारने पे तुले हुए हैं। उसके मतलब इतना हास्यास्पद मैंने तो कहीं ऐसा विकास देखा नहीं है कि नदी के बीच में आप सड़क बना रहे हो। जो हमने सड़कें चौड़ी करी, उनके चौड़ीकरण का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर तो आकर के गाड़ियाँ खड़ी होने लग गई हैं। जी, आप देहरादून में अगर अपनी खिड़की से देखना शुरू करेंगे तो आप साल भर में कम से कम 300 चिड़िया की चेकलिस्ट बना सकते हैं आज भी। जैसे घंटाघर हर 2-3 साल बाद आप उसको एक नया मेक ओवर देते हैं, और इतना घटिया मेक ओवर देते हैं कि शर्म आती है उसको देखकर कि भाई नगर निगम एक कोई टाउन हॉल टाइप की मीटिंग हर 3 महीने में देहरादून के लोगों के लिए क्यों नहीं करता है? वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश करते? वो देहरादून के लोगों को पारदर्शी तरीके से बुला करके हमसे बात क्यों नहीं करते? तो मैंने बड़ी उम्मीद से उससे पूछा कि ये क्या लोकल सेब है? तो बोला कि साहब अब उत्तराखंड में कुछ नहीं होता। जहाँ से आप आए हो ना वहीं से सेब आए हैं। बताइए। एक ब्यूरोक्रेट नहीं डिसाइड कर सकता कि कैनाल ढकी जाएगी कि नहीं ढकी जाएगी। एक ब्यूरोक्रेट नहीं डिसाइड कर सकता कि राजपुर रोड की विड्थ कितनी होगी। उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपका ये वीडियो देख लें, 1-to-1 नाश्ते के लिए अगर आपको बुला लें, आप धामी जी को क्या बोलना चाहेंगे? एक स्टार्ट है, तो जब एडिट करेगा ना वीडियो, ये वाला पार्ट आएगा है पक्का? तो आप हमें तो देख रहे हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे है हमारा युवा साथी अभिषेक भट्ट, उसे आप नहीं देख पा रहे, तो कर दें अभिषेक स्टार्ट। तो आज लोकेश भाई बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ में, और देहरादून के तो मोस्टली सभी लोग आपको जानते हैं, लेकिन जो लोग इसको देहरादून के बाहर इसको देखेंगे, कोई ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं है यार, वो तो जी बिल्कुल मतलब ओवर यूज्ड वर्ड हो गया। बट आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आप एक हिस्टोरियन हैं, आप एक हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट हैं, राइटर हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, और बहुत सारे आपने काम किए हैं। और एक बड़े फ़ख्र की बात हमारे देहरादून शहर के लिए भी है और राज्य के लिए भी है कि आपने पिछले 8 साल में एक कम्युनिटी बनाई है BTDT के नाम से, बीन देयर डून दैट, जिसमें अभी लगभग, अभी आप बता रहे थे, लगभग 90,000 लोग जी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो कि प्रकृति से और हेरिटेज से प्यार करते हैं जी। तो आज असल में बात करने का जो विचार आया है या मूड बना, तो एक मैंने आपका एक बड़ा शानदार आपका एक पेपर पढ़ा, री इमेजिनिंग अ मिड साइज्ड सिटी लाइक देहरादून एज अ 10-minute सिटी जी। तो ये पढ़ के मुझे लगा कि मतलब मुझे खुद समझना चाहिए और इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। तो आज इसी के लिए आज यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं। और अगर मैं बातचीत को शुरू करूं तो शुरू में ही आपने सबसे पहले इसमें लिखा है कि आपको एक यंगस्टर कोई मिले, आप एक वॉक पर थे जी। तो उन्होंने आपको कहा कि इन आवर सिटी, और वो देहरादून का जिक्र कर रहे थे, कि इन आवर सिटी प्लानर्स कॉन्स्टेंटली ट्राई टू क्रिएट पॉम्प एंड शो वाइल ऑल वी सिटीजन्स डिज़ायर इज़ पीस एंड ग्रीनरी। तो इसी से अगर बात को शुरू करें कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों फील किया? तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भाई, हमारा बहुत बरसों का साथ है और हम लोग साथ काम कर रहे हैं। आपने कहा कि लोग आपको जानते हैं, तो इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। कम से कम सरकार या पॉलिसी मेकर्स या प्लानर्स तो हमको बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कभी भी हमसे बातचीत नहीं करते हैं शहर के मुद्दों पर या स्टेट के मुद्दों पर। तो खैर, लेकिन फिर भी आपने ये मौका दे रहे हैं मुझे अपनी बात कहने का, तो बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कोट है जो मैंने, एक यंगस्टर ने मुझे बोला जब हम एक हेरिटेज वॉक पे जा रहे थे, तो उससे मुझे काफ़ी सोचने को भी मिला। मतलब ये थॉट तो मेरे दिमाग में था, लेकिन कभी मैंने इसको कॉन्क्रिटाइज नहीं किया था, इसको इस पे बैठ के मनन नहीं किया था कि ये जो गैप है कि एज अ सिटीज़न हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हम क्या चाहते हैं, हमारा शहर कैसा हो, और सरकार की डिलीवरी क्या है, सरकार हमको क्या दे रही है, इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं जाता कि हमें अगला गिफ्ट कौन सा मिलने वाला है। बट सरकार अनाउंस कर देती है और काम उस पर शुरू हो जाता है। तो और ऐसी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं
कि अब हम कुछ ऐसा कर देंगे कि शहर में ट्रैफिक समस्या सुलझ जाएगी, अब हम कुछ ऐसा कर देंगे कि पोल्यूशन की समस्या सुलझ जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अनाउंस हुई और मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ रुपया टैक्स पेयर के पैसे का खर्च भी हुआ। जैसे देहरादून मेट्रो की बात आप करें, देहरादून मेट्रो वॉज अ प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुआ था, काफ़ी ज़ोर शोर से अनाउंस हुआ था, एक एमडी भी अपॉइंट किया गया था, एक ऑफिस भी खोला गया था। उसके बाद वो बात कहाँ गायब हो गई हमें पता ही नहीं चला। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स आए और चले गए। तो सरकार जब बात करती है तो बड़े बड़े ख्वाब दिखा के बात करती है। मुझे याद आता है कि कुछ 2-3 साल पहले एक प्रेस रिलीज़ आई थी कि 15 दिन में देहरादून मसूरी रोपवे शुरू हो जाएगा। अब किसने वो रोपवे मांगा, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, उससे क्या समस्या हल होगी, क्या चीज़ बेहतर हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन कभी सरकार ने सोचा और इम्प्लीमेंट कर दिया। आज तक 2-3 साल हो गए, मुझे तो रोपवे कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं देता। और शायद हमें उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, ये भी मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये जो गैप है डिलीवरी का और एक्सपेक्टेशन का, ये बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक आम नागरिक को क्या चाहिए? उसको चाहिए पीस, उसको चाहिए एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन, उसको चाहिए सेफ्टी, और बाकी तो वो अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर रहा है। लेकिन सरकार ऐसे ग्रैंडियोज प्लान्स की 2 घंटा दिल्ली से देहरादून 2 घंटा वाले प्लान दिखाती है, और कुछ लोग उससे इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन उसका असर उल्टा ही पड़ता है बाद में शहर के ऊपर, लोगों के जीवन के ऊपर। उसकी ये नहीं देखा जाता कि लोगों के ऊपर उसका क्या असर पड़ने वाला है। हमें क्या चाहिए? हमें एक साफ़ सुंदर शहर चाहिए जिसमें पोल्यूशन ना हो, जहाँ सेफ्टी हो, और हम कम्यूट कर सकें, रिक्रिएशन भी हो और काम भी हो, इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा हो और रिक्रिएशन भी हो। लेकिन उस तरफ मुझे लगता नहीं कि किसी पॉलिसी मेकर का ध्यान है। तो जो आपने खाई का जो आपने जिक्र किया, और ये भी आपने कहा कि जो खाई है वो भी बढ़ती जा रही है, और एक आम इंसान जो है वो सुकून तलाश रहा है, लेकिन उसको उसके एवज़ में कुछ और मिल रहा है। आपने ये जो पेपर आपका है जिसको लेकर के आज हमने चर्चा शुरू करी है, आपने अपने पेपर में एक देहरादून को एक ऑर्गेनिक शहर कहा है। जी। तो एक तो थोड़ा मैं खुद समझना चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनिक शहर क्या होता है, और उसी के साथ में जो आपके शब्द हैं कि उसमें आपने एक ट्रैप्ड की भी बात करी है कि भाई वो अर्बन ग्रोथ से ट्रैप्ड हो गया है, तो वो उसका आपने जिक्र किया है। तो और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि जब भी हम देहरादून की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, वैसे तो बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन अगर हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी देखें, 25 साल पहले उत्तराखंड राज्य बना, तो आप वो वाला कौन सा टर्निंग पॉइंट देखते हैं जहाँ पर, वैसे तो कहना डिफ़िकल्ट है, बट कोई सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपने फील किया कि देहरादून का जो उसकी जो पूरी फ़िज़ा थी वो टर्न हो गई? तो इन चीज़ों को लेकर के आप क्या अगर कुछ शेयर करना चाहें? जी हाँ, बिल्कुल। जो देहरादून है वो मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक सिटी है, क्योंकि ये एक तो तरह का विकास होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। कि एक आपको, जैसे नोएडा ले लें आप फॉर एग्जांपल, कि आपको एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड मिला, अब आप उस पर बैठ के नक्शा बनाइए कि कहाँ पे सिटी सेंटर होगा, कहाँ पे सड़कें होंगी, कहाँ पे रेजिडेंशियल होगा, कहाँ पे कमर्शियल होगा, जैसे चंडीगढ़ हुआ या नोएडा हुआ। तो वो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट वाले शहर हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो शहर हैं वो ऑर्गेनिक सिटीज़ ही हैं, कि वो अपने आप ग्रो करती गई। कहीं पे गुरु राम राय आके उन्होंने अपना डेरा डाला तो उसके आसपास बाज़ार हो गया। फिर मसूरी डिस्कवर हुआ एज ए हिल स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो राजपुर ग्रू एज अनदर टाउनशिप। फिर राजपुर और रेल आई तो रेलवे स्टेशन और राजपुर कनेक्ट हो गया। तो ये ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ये जो शहर हैं ये बसते चले गए हैं और बढ़ते चले गए हैं। पार्टीशन हुआ जब देश का, तो बहुत सारे सेटलर्स यहाँ पे आके सेटल हो गए। और इस तरह से कई ऐसे इंसिडेंट्स को हम ट्रेस कर सकते हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि बहुत बदलाव आया शहर में। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव इस शहर में तब आया जब
इसको ओवरनाइट एक राजधानी में तब्दील कर दिया गया कि बिना किसी से पूछे, बिना किसी की सलाह लिए अनाउंस कर दिया गया कि अब देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होगी। और अंतरिम से एक और समस्या ये पैदा हो गई कि आज भी हमें पता नहीं कि हम राजधानी हैं भी कि नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है बहुत टेंटेटिव है। जैसे आप विधानसभा को लें, हमारी विधानसभा रिस्पना नदी के ऊपर एनक्रोच करके बनाई गई है, क्योंकि हमने कोई साइट सिलेक्शन किया ही नहीं, हमने जल्दबाजी में उसको बना दिया। एक ये डाइट का कॉम्प्लेक्स था, इसमें सचिवालय बना दिया। तो आप देखिए सचिवालय अपने आप में कितना अनप्लैंड है और कितना उसमें मतलब इट्स स्टिल ऐसा लगता नहीं कि अभी तक जो ऑफिसर्स हैं वो सेटल हुए हैं, या सीएम ऑफिस या डीजीपी का ऑफिस या चीफ सेक्रेटरी का जो दफ्तर है ये सब सेटल हुए हैं। या अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ कैंप कार्यालय मोड में ही चल रहे हैं। तो एक जो एक प्रदेश की गरिमा के अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी देहरादून में डेवलप नहीं हो पाया, बिकॉज वी आर स्टिल इंटरिम। अभी भी एक पॉलिटिकल फ्लूइडिटी है कि शायद गैरसैंण बना दें, शायद कहीं और बनाएं। तो लेकिन वो एक वाटरशेड मोमेंट था सन 2000 जब हमारी स्टेट बनी और देहरादून इंटरिम कैपिटल हुआ। और उसके बाद से जो जितना पॉलिसी प्लानिंग जो डेवलपमेंट के डिसीजंस थे वो कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स और शायद चीफ मिनिस्टर के हाथ में चले गए। और इनमें से कोई भी अक्रॉस द पार्टी लाइंस, मैं कहूँ चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी क्वालिफाइड नहीं है इन डिसीजंस को लेने के लिए। एक ब्यूरोक्रेट नहीं डिसाइड कर सकता कि कैनाल ढकी जाएगी कि नहीं ढकी जाएगी। एक ब्यूरोक्रेट नहीं डिसाइड कर सकता कि राजपुर रोड की विड्थ कितनी होगी। इसको एक्सपर्ट्स ही डिसाइड कर सकते हैं, जो इस शहर को इंटीमेटली समझते हैं, उसका इतिहास भी समझते हैं, उसका इथॉस भी समझते हैं, और अर्बन प्लानिंग की भी जिनको थोड़ी समझ हो, वही लोग इसके बारे में डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। और जब मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक सिटी, तो मैं इसको एक मिक्स्ड यूज़ सिटी भी कहता हूँ। मिक्स्ड यूज़ जितने भी ऑर्गेनिक शहर होते हैं वो मिक्स्ड यूज़ शहर होते हैं, कि उसमें कोई ये बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं होता कि यहाँ कमर्शियल है, यहाँ रेजिडेंशियल है, यहाँ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बाज़ार है, यहाँ पे पार्क्स हैं, वो सब मिला जुला होता है। और जब वो मिक्स्ड यूज़ होता है तो हमें सोशल बिहेवियर को बहुत डीपली समझना चाहिए। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं या अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो थोड़ा समझ की बहुत कमी है हमारे खासकर देहरादून शहर में मैं देखता हूँ। तो उस लिहाज से हमें ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्गेनिक सिटी है, मिक्स्ड यूज़ का शहर है, लेकिन मिक्स्ड यूज़ में बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं जिसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। और बहुत सारे शहर कर रहे हैं। दिक्कत हमारी क्या हो रही है कि हम अभी भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम के या उस समय के जो डेवलपमेंट मॉडल्स थे शहरों के, उसको अपने शहर में आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो शहर उन सब गलतियों को करके बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी भी उन्हीं गलतियों को करेंगे। फिर पूरा वो चक्कर दोबारा से री इन्वेंट द व्हील वाली सिचुएशन आएगी। फिर 30-40 साल बाद लगेगा नहीं ये गलत हुआ, इसको हटाओ, इसको तोड़ो। तब तक जनरेशन अपॉन जनरेशन का बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं, जैसा आपने कहा, और बिल्कुल जो आपने राजधानी का जिक्र किया 5 से 25 साल पहले जो बनी, और कई बातें जो आपने शेयर कर रहे हैं, भाई हमें भी कहीं नहीं दिखता। जो आपने अर्बन प्लानिंग की बात करी है, तो सभी चीज़ों में जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स हैं वही निर्णय ले रहे हैं। और आज तमाम कमियों के बीच में ये भी एक बहुत बड़ी कमी देहरादून शहर और उत्तराखंड राज्य की ये है कि हमारे यहाँ पे तो अर्बन प्लानर जो हैं वो पूर्णतः नदारद हैं, कोई नदारद हैं। और मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर हो जाऊँगा, लेकिन पिछले काफ़ी समय से तो उत्तराखंड में कोई अर्बन डेवलपमेंट मंत्री भी नहीं है। और वैसे भी जब वो मंत्री थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो अपने आप में एक बड़ा विषय है।
और इसी के आपने तो साथ इस विषय में बहुत काम भी किया है कि भाई जो एक मास्टर प्लान है वही गायब है मतलब प्लानिंग तो प्लानिंग, वही है, वही जैसे लेकिन एक प्याज की तरह जैसे परते हैं, तो जी उसमें हम जितना अंदर जाएंगे जी और जहाँ हम हाथ डालें वहीं पर ही जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र आती है। जी मैं वापस आपके पीस पर आने से पहले, क्योंकि आपने गैरसैंण का भी जिक्र जी किया और मैं जी चाहूँगा कि हम संक्षेप में थोड़ा उसके बारे में बात करें। जी तो आपको ध्यान है अभी आज से 4-5 महीने पहले ये जो देहरादून शहर में मेयर के चुनाव हुए, तो उस समय मैं भी कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में सामने रख रहा था और उनमें से एक सवाल ये रखा था लोगों के सामने कि क्या देहरादून को राजधानी रहना चाहिए या क्या गैरसैंण को राजधानी बना देना चाहिए, तो देहरादून को डीकंजेस्ट करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को भी लेकर चर्चा हुई थी। तो लोगों में का बहुत से लोगों का ये कहना था कि देहरादून से तो राजधानी हटनी चाहिए, लेकिन लोगों की ये भी एक बहुत बड़ी आशंका थी कि जिस तरीके से आपने देहरादून को बिल्कुल अब उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया या आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया या बर्बाद कर दिया, अब आप राजधानी के नाम पर कहीं गैरसैंण के नाम के साथ भी ऐसा ना कर दें। तो ये एक मैं फील करता हूँ कि जो ठीक है जो देहरादून में हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के हौसले भी जो हैं इनकी नीतियों के कारण और इनके कर्मों के कारण उस पर बड़ा जो है बुरा प्रभाव पड़ा है। ये तो अनूप भाई, एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैं हमेशा इस बारे में काफ़ी सोचता हूँ और गहन अध्ययन भी कर रहा हूँ। तो एक और पेपर मेरा छप रहा है जिसको कहते हैं, उसका टॉपिक है डिसएन्चैंटमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने स्टेट में क्रिएट करे जा रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को और एलियनेट कर रहा है। ये वही समाज है जिसने चिपको आंदोलन किया। मतलब आप ये देखिए कि 1912-1914 में दुनिया में कोई एनवायरनमेंट का नाम जानता नहीं था, लेकिन गंगा को बचाने के लिए सबसे पहला आंदोलन हर की पैड़ी में उत्तराखंड में हुआ था। तो ये वो समाज है, ये वो समाज है जिसने टिहरी बांध को रोकने के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। लेकिन आज पता नहीं क्यों हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो इतना तार तार हो चुका है कि हम किसी भी आर्बिट्रेरी डिसीजन को बिना सोची समझे की हुई कोई भी डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं सरकार की। कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, कोई उसकी चूं तक भी नहीं करता। तो जैसा आपने कहा कि लोगों के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। समाज एज अ सोसाइटी मुझे लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। ये जो आपने जिसका जिक्र किया और ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो डिसएन्चांटमेंट है ये, जिसको भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब आप देहरादून की अगर आप बात करें तो अब उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो एक्सप्रेसवे है जिस पर नाबिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है, भाई कितने हज़ारों की संख्या में जो है पेड़ कट गए, और तमाम इन मुद्दों पर भी हम आएंगे। और जो गैरसैंण को लेकर के आपकी और हमारी चिंता है और लोगों के जो हौसलों को टूटने की भी हम बात कर रहे हैं। आपने देहरादून में, मैं ही खुद अपने आँखों से देख रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि आप इतना चले हैं देहरादून में। BTDD कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स चली है आपके नेतृत्व में, आपके साथियों के नेतृत्व में। तो आपने इतने सालों में जो पैदल चलने से देहरादून में क्या क्या कुछ चीज़ें देखी हैं, और जब आप चीज़ों को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ इश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस पर अगर कुछ बताना चाहें। तो देहरादून जैसा आप भी जानते ही हैं कि एक शहर था जिसको हम बोलते थे कि टाउन ऑफ ग्रे हेयर एंड ग्रीन हैजेस। ये ब्रिटिश पीरियड में जब अंग्रेज़ों ने इसको विकसित करना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि इस टाउन का एकेडमिक कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे ऑक्सफोर्ड होता है या कैम्ब्रिज होता है या और यूनिवर्सिटी टाउन्स होते हैं यूरोप में, उस तरह का कुछ कैरेक्टर इसको, जैसे बॉस्टन है अमेरिका में, उस तरह का कैरेक्टर देना चाहते थे। तो इस वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेटअप किए गए, चाहे FRI हो गया या हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हो गया। बहुत सारे संस्थान हैं यहाँ पे जिनको बड़ी लैंड ग्रांट्स दे करके उन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं होती तो आज आप इमेजिन करिए देहरादून का तो क्या हाल होता। हम सांस लेना भी दूभर होता हम लोगों का, और जो भी बायोडाइवर्सिटी हमें आज दिखती है वो कुछ भी ना दिखता यहाँ पर। मतलब पूरा कैरेक्टर ही देहरादून का हम लोग ख़त्म कर देते। और अगर
ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की चली तो ऐसा ही हो जाएगा एक दिन। तो मतलब वो इंस्टीट्यूशंस को भी डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे। जब उत्तराखंड बना तो सबसे पहली डिमांड यही थी कि एफआरआई में विधानसभा होनी चाहिए और उस पर काफ़ी उस पर बैक एंड फोर्थ भी हुआ सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में। तो ये जो वही मैंने कहा कि जो प्लानर है वो गायब है। इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप कहीं देखते हैं कि एमडीडीए काम कर रहा है, कहीं नगर पालिका काम कर रही है, नगर निगम आ गया, फिर तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी कुछ शुरू कर देता है, बीच में साडा और ये सब संस्थाएं भी थीं, फिर देहरादून स्मार्ट सिटी आ गई। तो इतने मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसीजन मेकर्स हैं और एक व्यक्ति को नहीं पता कि दूसरा, एक संस्था को नहीं पता दूसरी संस्था क्या कर रही है, लेकिन बस काम अलॉट हो रहा है और काम होता जा रहा है। तो कोई वो आ जाए बीच में, जैसे ये आ गई थी इन्वेस्टमेंट समिट, कुछ ऐसा इवेंट आ जाए तो सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारी टेंडरिंग प्रोसेस उसको किनारे कर दिया जाता है। तो शहर में जब हम पैदल चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो इस शहर का हुआ वो इसकी वाटर बॉडीज़ के गायब होने का हुआ। दूसरा, जो अंग्रेज़ों ने शहर का जो विज़न बनाया था, सिटी ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड अ सिटी ऑफ बंगलोज फॉर रिटायरीज, या एक एकेडमिक शहर, तो एक एकेडमिक सिटी का जो पूरा कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। और आज हम देखते हैं कि केओस है हर तरफ, आप पैदल चल नहीं सकते। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने घर से यहाँ ऑफिस तक पैदल चल के आ जाऊँ तो असंभव है कि मुझे 1 या 2 लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। मेरे पिताजी हैं, वो इस शहर में रहे बहुत साल और कम से कम 3 उनके मेजर एक्सीडेंट्स हुए वॉकिंग करते हुए, और उसके बाद फाइनली हमें उनको बोलना पड़ा कि अब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब जाएंगे तो हम आपको गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िद थी कि मैं पैदल चलूँगा। मेरा दोस्त था सतीश, उसके पिताजी मॉर्निंग वॉक करते हुए उनको कोई गाड़ी ठोक के चली गई एंड ही पास्ट। तो ऐसे कई मतलब एक शहर है, और आर्नल्ड टॉयन भी ने शायद कहा है कि अगर एक शहर है जिसमें आप पैदल नहीं चल पाते हैं तो वो आपके लिए एक माउस ट्रैप है, एक चूहेदानी है। आप उसमें फंस गए उस शहर में, आप उसमें जी नहीं रहे, आप उसमें फंसे हुए हैं, या आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए बाहर बाज़ार तक नहीं जा पा रहे। देहरादून का वो हाल हो गया, मैंने देखा। साइकिलिंग आप करेंगे तो आपको 2-3 लोग ज़रूर ठोक जाएंगे। मैं साइकिल चलाता हूँ, कई बार ठुक चुका हूँ बुरी तरह से। फैमिली मेरी कहती है कि आप साइकिल पे नहीं जाओगे, रश आवर में तो बिल्कुल नहीं जाओगे। तो अगर बच्चे यहाँ पैदल नहीं चल सकते, लोग साइकिल नहीं चला सकते, तो ये ट्रैप है, ये शहर नहीं बचा है। नहीं, देखिए बहुत बड़ा, वाकई में बहुत बड़ा, मैं तो उसको बड़ा अनफॉर्चुनेट कहूँगा। और जो देखिए, हम तो समाज के एक वर्ग से आते हैं, प्रिविलेज्ड हैं और सब चीज़ें रिलेटिव होती हैं, तो आर्थिक तौर पर संपन्न हैं जो लोग हमारे इस बातचीत को भी देखेंगे, वो भी मोस्टली एक ही सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक है। लेकिन जो वाकई में जो बिल्कुल हाशिए पे पड़ा हुआ है, जो समाज की, जिसको बिल्कुल हम मार्जिनलाइज बोलेंगे, और जो अभी भी साइकिल पर चल रहे हैं या उनकी मजबूरी है, तो और आज भी बहुत बड़ा समाज का वर्ग जो है, तो उनके लिए भी। और कितना मेरे को बुरा फील हुआ जब आपने अपने फादर के बारे में बताया या अपने दोस्त के पिताजी के बारे में बताया। और ये हकीकत है कि ऐसे बहुत सारे दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट्स होते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा आप ही की बात से जुड़ी हुई, कि जो एक एंड टू एंड सोल्यूशन होता है कि भाई आपने यहाँ से शुरू किया और ये आपको एंड करना था, ये तो ऐसी जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस तो कहीं दिखाई नहीं देते। और एक जिसे हम कहते हैं लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब भैया आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, अब उसका सर या पैर नहीं है, वो क्यों शुरू हुआ। और जैसा आपने भी कहा कि भाई इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैं, ऐसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का आपस में क्या तारतम्य है, कुछ नहीं जी। वो शायद क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है हमारी ना, एक ओवरऑल प्लान तो है ही नहीं, हम एक बर्ड्स आई व्यू से देखते ही नहीं।
तो वो बहुत बड़ी समस्या है कि अच्छा यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, अच्छा इसमें एलिवेटेड रोड बना दीजिए। यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, तो यहाँ पे कुछ एक और रिंग रोड बना दो। तो कितनी रिंग रोड बन गई, कितना जंगल कट गया, कितने पेड़ कट गए, कितने एक्सप्रेसवे बन गए। एलिवेटेड रोड, अब कितनी एलिवेटेड रोड पे एलिवेटेड रोड हम बनाएंगे, लेकिन उस समस्या का समाधान हमें नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट जो आपने समाधान बोला, ऑफ कोर्स मैं जानना भी चाहूँगा भी क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। जी। लेकिन सॉल्यूशंस पर आने से पहले जो आपके इस पीस में भी है, री इमेजिनिंग अ मिड साइड सिटी लाइक देहरादून एज अ 10-minute सिटी, उसमें भी आपका एक आर्ग्यूमेंट यह है कि जो फ्लाईओवर हैं या जो चौड़ी सड़कें हैं, ये समाधान नहीं है। और मैं इसको अगर एक हल्के लहजे में बोलूं तो हमारे यहाँ के प्लानर्स को इतना ज़्यादा सीमेंट और कंक्रीट से इश्क क्यों है? तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को इश्क हो गया था कंक्रीट से, और ख़ास तौर से जर्मनी में विश्व युद्ध के दौरान ही ये रोमांस शुरू हुआ था कि एक प्रोजेक्ट बना था कि ऑटोबान बनाओ, एलिवेटेड रोड, कि जिसमें गाड़ी है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कम ना चल पाए। और खैर वो एक संपन्न सोसाइटी थी, एक इम्पीरियलिस्ट सोसाइटी थी, और हमने उसको बिल्कुल कार्बन कॉपी उसकी अडॉप्ट कर ली एज अ डेवलपमेंट मॉडल। पता नहीं क्यों, ये एक बड़ी सवाल है जो मेरे दिमाग में भी कई बार आता है। लेकिन कंक्रीट से इतना प्यार हमें क्यों है? वो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें पैसा है, उसमें धन है। कंक्रीट इज कैश, इज कैश, इज इक्वल टू कैश। उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें ठेकेदारी है, उसमें वो सारी तमाम चीज़ें हैं जिससे कि कुछ लोगों का जो एंट्रेंच्ड हैं सिस्टम में उनका फ़ायदा होता है। इसलिए आप कंक्रीट लगाते जाइए, लोगों को समझाते जाइए कि इस पुल से, इस फ्लाईओवर से, इस प्रोजेक्ट से समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन पूरे विश्व ने ये देख लिया है, इन चीज़ों को ट्राई करके देख लिया है, और शहरों के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं साफ आपको बोलूँगा कि ये सक्सीड नहीं किया। लोग कंक्रीट को ख़त्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं किसी भी तरह से, क्योंकि वो आप एक बेसिक ह्यूमन जो इमोशन है जीने की, उसके ही खिलाफ है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा सियोल सिटी का। सियोल सिटी में के जो हार्ट में एक कैनाल सिस्टम था, जैसे देहरादून के हार्ट में एक कैनाल सिस्टम था, तो चेन योंग चेन उसको बोलते हैं। आपने भी शायद वो केस स्टडी पढ़ी होगी, कितनी खूबसूरत है वो, खूबसूरत कैनाल है। और आज सोल सिटी के मिलियंस ऑफ विजिटर्स उसको देखने जाते हैं। वो एक गंदा नाला थी, जैसे हमारे शहरों में गंदे नाले, काला पानी होता है उसमें, और उसके ऊपर एक 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई गई थी ट्रैफिक के लिए। तो वहाँ के जो मेयर कैंडिडेट था, उसने इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा कि आप मुझे मेयर बनाओगे, मैं ये एलिवेटेड रोड हटवाऊँगा। मतलब बना बनाया फ्लाईओवर तोड़वाने की बात बताइए। और उसको पब्लिक सपोर्ट मिला उसके ऊपर। और जो वो एक तरह का बैक वाटर था सियोल सिटी का, उसके दोनों तरफ स्लम उगाए थे, पानी बिल्कुल कोलीफॉर्म से भरा हुआ था, काला पानी था, बदबू आती थी उसमें से। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को हटाया। मतलब आप एक, जैसा आपने कहा ना कि वो यंग पर्सन ने मुझे कहा कि हमें तो ग्रीनरी चाहिए, हमें तो पीस चाहिए, और हमें मिलता कुछ और है। तो लोगों को क्या चाहिए? साफ़ हवा चाहिए, साफ़ पानी चाहिए। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अगर आपके पास पीने को पानी नहीं है और साफ़ हवा नहीं है सांस लेने को, तो आप कितनी भी इकोनॉमी बनाओ, आपकी सिटीज़ अनलिवेबल है। तो उन्होंने उस पूरे कैनाल को रीडेवलप किया, एंड उससे हमें समझ में आता है कि जल, ये जो हमारा पानी है, इसकी क्या वैल्यू है। हमने सन 2003 में अपने सारे कैनाल्स को ढक दिया,
पूरे देहरादून शहर में। और आज अगर हमारे कैनाल्स जीवित होते तो कितना टूरिज्म रेवेन्यू हम उससे जनरेट कर सकते थे। तो जैसा कंक्रीट हटा के सियोल सिटी ने किया, आज भी देहरादून क्यों नहीं कर सकता? हमारे पास इतना पैसा है, इतना फालतू का पैसा हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में बर्बाद कर रहे हैं। मतलब पूरे शहर को एक किंडरगार्टन बना दिया हमने इन्वेस्टर समिट में। ऐसे कार्टून दीवारों पे पोत दिए रंग बिरंगे। तो वो पैसा किसी इस तरह के समाधान में क्यों नहीं लग सकता था? ये आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए और जब आप बोल रहे थे तो मेरे भी जहन में कुछ विचार आ रहे थे जी। इनफैक्ट अभी कुछ रोज़ पहले मैंने ही खुद अखबारों में पढ़ा कि चीफ सेक्रेटरी साहब एक बैठक ले रहे थे और वो उनकी बड़ी नाराज़गी थी इस बात की कि जो हमने सड़कें चौड़ी करी उनके चौड़ीकरण का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर तो आकर के गाड़ियाँ खड़ी होने लग गई हैं। तो एक तो ये वाली बात, क्योंकि जिसको हम अगर फ्लाईओवर से जोड़ें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंड्यूस्ड डिमांड कहते हैं। आप जितनी ज़्यादा ये चौड़ी सड़कें बनाएंगे उतनी ज़्यादा जो है आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोग जो है उनके लिए गाड़ियाँ खरीदें और अंततः गत्वा उस पर भी जैम लगना है। और इसी से जुड़ी हुई लोकेश भाई एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम बात करें, क्योंकि हम ट्रैफिक को लेकर बात कर रहे हैं। 2025 मुझे लगता है कि एक लैंडमार्क ईयर एक और चीज़ के लिए याद रखा जाएगा। हमारी सरकारें जो हैं ये टूरिज़्म का रिकॉर्ड बनाने में बिल्कुल मदमस्त हो रखी हैं, लेकिन 2025 में एक जो नया रिकॉर्ड बना है वो एक टूरिस्ट की मौत का बना है। मसूरी में एक जो पर्यटक की 62 वर्ष के एक पर्यटक जो दिल्ली से थे और वो ट्रैफिक के कारण उपजती हुई पहली मौत है। अब इसको लेकर के तो चारों तरफ सन्नाटा है, इसको लेकर कहीं कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ये भी तो आने वाले भविष्य के जो संकेत हैं और जिन तमाम चीज़ों को आप बात कर रहे हैं। आपने आगे बढ़ते हुए आपने जैसा इन्वेस्टर समिट का कहा, तो एक मेरे पास एक छोटी सी फेरिस्त है जिन्हें मैं फेल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अगर हम बोलें, उदाहरण के तौर पर चाहे हम परेड ग्राउंड की बात करें देहरादून शहर में, स्मार्ट सिटी की, और समाधानों पर भी हम आएंगे, लेकिन पलटन बाज़ार को भी लेकर के आपके और हमारी चर्चा हुई है। और इन्वेस्टर समिट का आपने जिक्र किया, आज से जो 1.5 साल पहले जो पूरे शहर में पुताई चारों तरफ कर दी गई। फिर जो तहसील में जो फुटओवर ब्रिज बना हुआ है जो आज नशेड़ियों का अड्डा है, और एक जहाँ पर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर जो डाइवर्जन पे जो एक सड़क मैक्स की तरफ जाती है और एक सड़क राजपुर जाती है, वहाँ पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए का एक साइकिल ट्रैक बना, जिसे मैंने अभी खुद 2-4 रोज़ पहले देखा। तो उस साइकिल ट्रैक पे तो तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, और अब इसमें अब किसकी गलती बोलेंगे? क्या वो डिज़ाइन फ्लॉ है या जो लोग वहाँ पार्क कर रहे हैं उनकी गलती है? क्योंकि वो कैफ़े के आगे जो है आपने बना दिया इतना सारा। तो ये जो इतने एग्जाम्पल्स हैं, इसको एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर, एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं? मतलब कहाँ गैप क्यों रह रहे हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स में? इनमें गैप्स अनूप भाई इसीलिए हैं क्योंकि ये सब क्विक फिक्स सोल्यूशन है कि कहीं से कुछ पैसा आया साइकिलिंग ट्रैक बनाने का, तो आपने किसी शहर के कोने में जाके साइकिलिंग ट्रैक बना दिया। इंटीग्रेशन कहाँ है? अगर आप किसी यूरोपियन सिटी में आज रहते हैं तो आप अपने घर से साइकिल लेके निकलेंगे, और रेलवे अगर आपको दूसरे शहर काम करने के लिए जाना है, सपोज़ मैं देहरादून में रहता हूँ, मुझे हरिद्वार काम करने के लिए जाना है, तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से जो साइकिलिंग को इंटीग्रेट किया है विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि आप एंड टू एंड उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप घर से साइकिल लेके निकलेंगे, ट्रेन में जगह हैं जहाँ आप साइकिल रख सकते हैं, जहाँ आप बैठे हैं उसके पास ही आपकी बाइसिकल है, उसके लिए अलग स्थान है, आपके बैठने के लिए अलग स्थान है। आप ट्रेन की टिकट लेते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ आप साइकिल से उतर के अपने जहाँ आपको काम है वहाँ उस काम के लिए चले जा सकते हैं। फुल सेफ्टी इज़ गारंटीड एंड फुल इंटीग्रेशन इज़ गारंटीड। कि ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ हरिद्वार पहुँच के सोचोगे कि मैं अपनी साइकिल कहाँ खड़ी करूँ, कहीं चोरी ना कर ले। तो हम लोगों ने जो ये साइकिलिंग ट्रैक बनाया, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो साइकिलिंग ट्रैक है उसका क्या औचित्य है, वो किसके लिए है साइकिलिंग ट्रैक, कौन उसमें साइकिल चलाएगा, जबकि पूरे शहर में साइकिल चलाने का मतलब मौत है। और जो सोशल बिहेवियर है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, आप ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है
जो इस पेपर में भी मैंने दिया है 10 मिनट सिटी का, कि अगर ओवरऑल प्लानिंग आप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तब उसमें हम ये सोशल बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे सियोल का एग्जांपल मैंने दिया, जब उन्होंने कैनाल बनाई तब लोगों के मन में ये आया कि इस कैनाल के चारों तरफ तो बहुत अच्छी साइकिलिंग या वॉकिंग हो सकती है, हमें अपनी गाड़ी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें जो लोगों का बिहेवियर है वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उससे पहले सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को डेवलप करके दिया। अब जहाँ कैफ़ेज़ हैं वहाँ पार्किंग तो लोग करेंगे, गाड़ी से ही आएगा वो, शहर से अगर पैदल तो आ नहीं सकता, साइकिल से ही आएगा। जहाँ वो पहले पार्किंग करते थे सड़क से किनारे गाड़ी हटा के, वहाँ आपने बोलार्ड लगा दिए, उसको कह दिया ये साइकिलिंग ट्रैक है। और साइकिलिंग ट्रैक पूरी दुनिया में उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं कि रबराइज्ड ट्रैक होगा, उस पर साइकिल मार्क्स लगे होंगे कि ये रिजर्व फॉर साइकिलिंग है। एक पूरा सिस्टम होता है साइकिलिंग को डेवलप करने के लिए। आप ऐसे नहीं कि शहर के किसी कोने में जाके साइकिलिंग ट्रैक बना देंगे, तो कुछ भी फॉलो नहीं हुआ उसमें। और एक हमारी जो सोशल जो पता नहीं क्या हमारे समाज में एक बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा कि बेवकूफ़ी वाली बात है कि हमने एसोसिएट कर दिया है गाड़ी में चलने को विद स्टेटस। ये खास तौर से नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में ज़्यादा होती, जो जितना बड़ा नेता है उतनी सारी उतनी बड़ी गाड़ियाँ। अभी मैं एक रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि 19 इनोवाज थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, जिनके गाड़ियों में तेल में मिला हुआ, डीजल में पानी मिला हुआ था, और वो सब 19 गाड़ियों में भर दिया। तो मैं ये तो नहीं सोच रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं ये सोच रहा था कि एक मुख्यमंत्री को 19 इनोवाज की ज़रूरत क्या थी, लेकिन वो स्टेटस दिखाने के लिए। तो ये पता नहीं क्या मतलब एक इडियोटिक मेंटालिटी है हम लोगों की कि बड़ी गाड़ी मतलब बड़ा स्टेटस। तो उस लिहाज से जो आपने जैसे इंड्यूस्ड डिमांड की बात करी, जितनी सड़कें आप बनाएंगे उतना आप लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो और गाड़ियां खरीदें। अगर एक गाड़ी में 3 लोग बैठते हैं तो हर व्यक्ति के मन में आएगा यार मैं अपनी अलग गाड़ी क्यों ना ले लूँ। आप चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देखिए, चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 12 लाख, गाड़ियों की पॉपुलेशन 14 लाख। मतलब वहाँ अच्छी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, बढ़िया सड़कें हैं, तो हर आदमी के पास ये एक गाड़ी है और उसके पास एनकरेजमेंट है कि वो 2 गाड़ी रख ले। एक आदमी 2 गाड़ी रख ले, 3 गाड़ी रख ले, पैसा है तो ये बहुत ही एक सोशल बिहेवियर की भी समस्या है, और ये प्लानिंग से ठीक होती है। जब हम सही प्लान बनाएं, जब हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे लोगों को कि पैदल चलने लायक हो, जगह प्लेजरेबल हो, वो एक्सपीरियंस है, वो एक खुशी दे इंसान को कि मैं आज पैदल गया अपने घर से पलटन बाज़ार तक, कितना मज़ा आया, तो वो करेगा, वो अपना सोशल बिहेवियर ऑल्टर कर लेगा। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग सोशल बिहेवियर को ऑल्टर कर रहे हैं, जहाँ लोगों के पास इतना पैसा और गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो गाड़ी सिर्फ वीकेंड पे निकालते हैं। आप जो सोशल बिहेवियर का मुझे बड़ी खुशी है कि आप उसका बार बार जिक्र कर रहे हैं जी। और अगर हम अपने ही देश में एक कंटेम्प्रेरी एक पॉजिटिव एग्जांपल देखें बिहेवियर चेंज का या सोशल बिहेवियर का, वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है जी। अब देखिए 100% तो खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन ओपन डेफिकेशन हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और देश में पिछले कई सालों से खैर इसके अभियान भी चले, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जो रहा है उसमें खाली टॉयलेट बनाने पर जोर नहीं है कि खाली हार्डवेयर पर है, वो सॉफ्टवेयर पर भी फोकस दिया गया और ये भारत सरकार का ही एक फ्लैगशिप मिशन है। तो अगर इस किस्म की सोच हमारे उत्तराखंड के नेताओं में और यहाँ के प्लानर्स में भी आती है तो, और उसको अगर हम इसके साइकिलिंग वाले ट्रैक से देख रहे हैं, असल में एक और छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वो NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के 4,81,00,000 से बना है, तो वो क्लीन एयर को प्रमोट करने के लिए बना है, लेकिन वहाँ पर एंड टू एंड सोल्यूशन कहीं पर नहीं है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए समाधानों पर तो ज़रूर आना है, लेकिन आज की तारीख में देहरादून में अगर बहुत ज़्यादा चर्चा है
तो एक तो एक्सप्रेसवे की है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, बहुचर्चित जी। एक ये है, और दूसरा उसका भाई बोल ले, वो है रिस्पना बिंदाल भाई या बहन जो भी कहें, जी। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर। तो इन पर दोनों पर एक एक करके थोड़ा अगर बातचीत करें। ये एक्सप्रेसवे जो है, और मैं खुद सरकार के लोगों को सुन रहा हूँ, उन्हें ही खुद आशंका है कि यहाँ पे तो जितने लोग आ रहे हैं उससे 4 गुना लोग आ जाएंगे। तो जब 4 गुना लोग आशा रोडी पर आएंगे तो क्या होगा? तो वो केओस होगा, जैसा ऋषिकेश में केओस है। अभी मैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग जाना हुआ मेरा, तो हम रात को निकले इस हिसाब से कि हम 2-2:30 बजे 3 बजे रात को ऋषिकेश को पार कर लें, लेकिन लक्ष्मण झूला पे फिर भी 4 घंटा हम लोग जाम में फंसे। तो जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था वो मजाक में मुझे कह रहा था कि सर इस शहर का नाम ऋषिकेश से हटा के जामनगर कर देना चाहिए। तो और वो बोल रहा था ज़ोर ज़ोर से कि जामनगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। तो आप ये देखिए कि हम लोग तो फिर भी प्रिविलेज्ड हैं जैसा आपने कहा, लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर है जिसको रोज़ उससे जूझना पड़ रहा है, उस जाम से। और हमारे देश में सिर्फ 8 या 10% लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। बाकी जो ओवर 90% लोग जो हैं वो अभी भी पैदल, साइकिल, इन्हीं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं। तो उन लोगों को इन समस्याओं से जब जूझना पड़ता होगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रह जाती होगी। तो जितने प्रोजेक्ट हम ये बना रहे हैं, अभी कुछ साल पहले मैंने एक ऐसा रैंडम सर्वे किया था, जो मेजर कार डीलरशिप्स हैं उनको हमने जा के पूछा था कि धनतेरस वाले दिन ये कितनी गाड़ियाँ आज आपकी बिकी। तो सिर्फ एक दिन में हमारे पास जो टोटल फिगर आया था 35,000 गाड़ियों का। किस शहर? देहरादून में? देहरादून शहर की 35,000 गाड़ियाँ एक दिन में बिक गई। बताइए, कमाल है। तो आप अगर एक शहर एक दिन में 35,000 गाड़ी अपने सड़कों पे ऐड कर रहा है तो उसका भविष्य क्या है, आप ही सोचिए। और जितनी ज़्यादा एक्सप्रेसवे आप देखिए तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सप्रेसवे का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ट्रैफिक को ट्रैप करना। अगर आप मेरठ से एक्सप्रेसवे ले लेते हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, तो आप ट्रैप्ड हैं उस एक्सप्रेसवे पे। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप टोल ना दें। आपको हर 20-30 किलोमीटर पे टोल देना ही पड़ेगा। और आप टोल देते हो सकता है आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे देहरादून। और फिर उसके बाद तो उतनी एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि शहर क्या उतनी गाड़ियों को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या हमारे पास उतनी सड़कें हैं, एंड वेयर इज़ दैट रोड लीडिंग टू। उस आज मसूरी का ये हाल है कि वहाँ पे ये डाइवर्जन पे ही पार्किंग बंद कर देनी पड़ती है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आगे से मसूरी आने वालों को प्री रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आप कह रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे दे रहे हैं और उसके साथ एलिवेटेड रोड दे रहे हैं, वो भी जंगलों को काट कर। मतलब इससे बड़ी तो कोई बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। सुसाइडल है ये। सुसाइडल है। तो आप खुद अपने पैरों पर ये खुद कुल्हाड़ी चला रहे हैं आप तो, ना। और सिर्फ इसलिए कि एक तो कंक्रीट से प्यार है, दूसरा इसलिए कि आप लोगों को ट्रैप कर पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति अगर उस हाईवे पे आ गया, एक्सप्रेसवे पे आ गया, तो वो टोल भरता निकलेगा। वो जाएगा कहाँ? मसूरी में आज भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है। और एक तो मैंने बहुत ही अजीबोगरीब एक प्रपोज़ल देखा था जब मैं देहरादून स्मार्ट सिटी का पार्ट था, कि किसी बड़ी कंपनी ने प्रपोज़ किया था कि पूरी माल रोड के ऊपर पार्किंग बना दी जाए। मतलब एक शेड डाल के उसके ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हो, लोग नीचे घूमेंगे। तो मतलब हम अपने शहरों को क्या बनाना चाहते हैं? वी वांट टू कन्वर्ट देम इनटू अगली मैसेज, और वो हो रहा है धीरे धीरे। तो वो बहुत आसान है, मतलब सोल्यूशन कि आप 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून और फिर अपने घर तक पहुंचते पहुंचते 5 घंटे और। तो ये हम जो आपने कहा, देखिए मेरे को भी ये लगता है, क्योंकि वो ओवर हाइप्ड है वो दिल्ली टू देहरादून। असल में वो अक्षरधाम टू आसररोडी है पहली बार। हाँ। और वो अल्टीमेटली मेरा अपना गैस ये है कि आपके 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं बचने वाले हैं। और तो वो खैर वक्त बताएगा जब एक बार एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा।
और जो आप बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मसूरी की, और ये भी बड़ा अच्छा आपने बोला कि देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे मसूरी के लिए, और दूसरी तरफ जो है हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही मुंह से अलग अलग बात बोल रहे हैं। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को खुश करने के लिए असल में उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें, और क्रूड भाषा में बोला जाए, उन्हें झूठ परोसा जा रहा है। तो ये मसूरी की खासकर विशेष तौर पर मीटिंग अटेंड करी थी जिसमें पूर्व हमारे मुख्य सचिव थे, उन्होंने बड़ी प्राउडली अनाउंस किया था कि अब जब से ये एक्सप्रेसवे आ जाएगा तो लोग एनसीआर में नहीं रहेंगे, देहरादून में रहेंगे, और काम करने के लिए गुड़गांव जाएंगे, काम करने के लिए दिल्ली जाएंगे। नहीं तो ये अगर ऐसा होता है तो बहुत भयावह स्थिति है। ये भयावह, ये तो जैसे लाजपत नगर है, करोल बाग का एक एक्सटेंशन बनने की वो है। लेकिन मैं वापस अगर मसूरी की पार्किंग पर आऊँ, जो आपने जिस इशू को भी रेज भी किया है, तो मसूरी की पार्किंग, क्योंकि मैंने खुद एक एनजीटी ने एक कमेटी बिठाई थी 2023 में, तो उस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मसूरी की पार्किंग 1250-1240 है। वहाँ पे जब हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं 2-2.5 हज़ार हमारी पार्किंग है। लेकिन खुद मसूरी शहर के लोगों के पास ही 3-3.5 हज़ार गाड़ियाँ हैं। तो आज जब पार्किंग की इतनी बड़ी किल्लत है, तो अब ये एक्सप्रेसवे के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे तो अब हमें ट्रैफिक से बचना है, तो अब हम रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एक 26 किलोमीटर का और एलिवेटेड कॉरिडोर बना दें। तो अब ये एलिवेटेड कॉरिडोर, और वो भी रिस्पना बिंदाल के ऊपर, ठीक है कुछ हद तक शायद ट्रैफिक शहर का कम हो जाए, लेकिन टोटलिटी में आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो उसकी ह्यूमन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है पूरे प्रोजेक्ट की, कि आपके पास आप कितने लोगों को बेघर कर रहे हैं, कितने पेड़ों को आप कटान कर रहे हैं। तो ये वाली जो कॉस्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉस्ट है। और जो यहाँ रहने वाला है उसकी क्या गलती है कि आपने एक्सप्रेसवे बनाया, तो मेरी क्या गलती है? मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, तो मेरी गलती ये थी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, और अब मेरे को सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिलेगी। नदियाँ, मतलब इतना क्रिटिकल है बिंदाल और रिस्पना को बचाना इस समय इस शहर के लिए। आज भी हमारा 70-75% पानी की जो आपूर्ति है वो रिस्पना से ही आती है, और कोई हमारे पास सोर्स नहीं है। हमारे पास 35 या 36 जल स्रोत हैं दून घाटी में, जो अगलाड़ बेसिन से ही पानी लेकर के रिस्पना नदी को फीड करते हैं। और रिस्पना नदी हम बहने नहीं देते शहर में, पहले ही इम्पाउंड कर लेते हैं मसूरी के फुटहिल्स में उसका पानी, और उसी को हम पीते हैं। कल को आप जो बची खुची नदी है उसको भी मार देंगे अपनी पुअर प्लानिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने खंबे उसमें गाड़ने हैं नदी के अंदर। और ये बहुत मतलब कोई इस चीज़ को समझता ही नहीं है कि एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का भी कॉस्ट होता है पोल्यूशन का। उससे भी जो पोल्यूशन जनरेट होगा, आप सोचिए कि जो व्हीकुलर मूवमेंट उसके ऊपर होगा, उससे कितनी डस्ट, कितना एमिशंस होंगी गैसेस की। तो वो जो कार्बन फुटप्रिंट वो जनरेट करेगा ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे, वो देहरादून के लोगों को ही मरने के लिए छोड़ना है क्या? मतलब बहुत ही इल कंसीव्ड प्रोजेक्ट है। हमें सड़कों की आवश्यकता अब देहरादून में नहीं है। हमें इसकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप बहुत बेहतर जानते हैं कि देहरादून की जनसंख्या क्या है। मेरे हिसाब से तो आज देहरादून की जनसंख्या 30 लाख के लगभग है। कितनी? 30 लाख। देहरादून शहर की आपको लग रहा है? देहरादून और उसके जो सैटेलाइट आसपास की, हाँ, ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। बड़ा चौंकाने वाला। हाँ, मतलब क्योंकि हमने सेंसस नहीं ये किया है, हमने कोई डाटा तो हम कलेक्ट करना हमने छोड़ ही दिया है। हमारा विकास का मॉडल इतना अच्छा हो गया कि अब हमें डाटा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो लेकिन मेरी जो एस्टिमेशन है, जो वैसे मैं 28-29 लाख बोलता हूँ, लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, पर होगी उससे ज़्यादा ही, 35 लाख के करीब होगी। इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ है लोगों का। और हमारी जो सैटेलाइट टाउनशिप्स हैं वो इतनी एक्सप्लोड करी हैं एक तरह से। आप मसूरी से कभी देखिए, आपको हैरान रह जाएंगे कि, और है देहरादून क्या है? देहरादून एक पट्टी है, छोटी सी प्लॉट है, 75 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा। उस तरफ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है।
तो जो बिल्डर की भाषा में बोलूँ तो एक ये 75 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर का प्लॉट है, एक तरफ गंगा नदी है, एक तरफ यमुना नदी है, उसके बीच में हम लोग हैं। अब इसको हम कितना एक्सप्लॉइट कर लेंगे, कितनी सड़क यहाँ पे बना लेंगे, कितना यहाँ पर हम ये एक्सप्रेसवे और ये सब बना लेंगे, हम वी आर ऑलरेडी मच बियॉन्ड आवर कैरिंग कैपेसिटी। तो आपने बिल्डर्स को एक बड़ा बढ़िया सपना दे दिया कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर बचा हुआ है जिस पर आप जो है खूब गगनचुम्बी इमारतें बना सकते हैं। लेकिन रिस्पना बिंदाल की चर्चा को आगे बढ़ाएं तो, क्यों मेरी कई लोगों से इसको लेके बातचीत हो रही है जी। और जो मुझे अभी तक समझ आया है, क्योंकि शायद इतनी अभी गंभीरता से इसको लेके चर्चा नहीं है, इसके दूरगामी परिणामों के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि अधिकांश लोगों का मुझे लगता है ये मानना है कि इससे हमारे शहर का ट्रैफिक जो है वो कुछ हद तक बेहतर होगा। कई लोगों की अभी तक ये सोच है। लेकिन जैसे आपने जो पानी का जिक्र किया कि अगर पानी के लिए कल शहर त्राहिमाम होता है, शहरवासी त्राहिमाम होते हैं। दूसरा, आज भले ही रिस्पना और बिंदाल मरणासन है, लेकिन कम से कम दिख तो रही हैं, दिख रही है। हाँ। उसके बाद वो गायब हो जाएंगी। हाँ। आप एक और कल्पना करिए कि देहरादून शहर की 26 किलोमीटर का अगर आपके ऊपर एक वो 20 मीटर चौड़ा है, तो देहरादून शहर की स्काईलाइन, उस स्काईलाइन का क्या होगा? जिस ये लोकतांत्रिक देश है जी, ISBT के नीचे 20 लोग बैठे, हम उन्हें नहीं निकाल पाए, तो आप अगर एक पूरा का पूरा 26 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर रिस्पना नदी और बिंदाल नदी के ऊपर बनाते हैं, तो उसके नीचे कितने लोग आकर के बस जाएंगे? क्या आप लोगों को हटा पाएंगे? तो इसके बहुत से इन पहलुओं को लेकर के, और जो आपने पेड़ कटान का भी आपने जिक्र किया, तो मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। लोकेश भाई, थोड़ा सा समाधान की तरफ बढ़ते हैं जी। तो वापस आपके पीस पर आएँ तो जो आपने लिखा है इसमें, और बड़ा ही शानदार, मैं तो इनकरेज करूंगा आप सभी को कि बस एक बात कहूँगा कि आपने जब कहा ना कि लोग ये समझते हैं कि इससे ट्रैफिक, इनर सिटी की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि 2 दिन में एलिवेटेड हाईवे तैयार हो जाएगा? नहीं, देखिए वो तो बड़ा अच्छा आपने, आई एम वेरी हैप्पी आपने उसको पूछा। देखिए वो बनेगा कितने साल में? हाँ। पहली बात तो जो 4, 5, 6 साल उसको बनने में लगने हैं, वो उससे जो पूरा डैमेज जो पूरे शहर को या पूरे शहर की इकोलॉजी को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, उसके जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, बल्कि आई एम सो ग्लैड यू रेज्ड इट। देखिए इसकी DPR पब्लिक डोमेन में नहीं है। बिल्कुल भाई, जो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, बिल्कुल, तो उसको लेकर के एक बड़ी रहस्यमयी परिस्थिति है। DPR इसकी है नहीं। इसके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का आपने मुझे प्रेरित कर दिया, हुआ ही नहीं, आपने जिसे कहते हैं ना चोक दे दिए। इसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का अता पता नहीं है। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ते हुए एक राजनीतिक बात भी बोलना चाहूँगा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड राज्य के, तो उन्होंने एक सपना दिया था रिस्पना टू ऋषिपर्णा जी, और उस समय शहरवासियों ने बढ़ चढ़ करके जो है पेड़ लगाए थे। तो एक ही पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री हैं। तो एक मुख्यमंत्री तो रिस्पना टू ऋषिपर्णा की बात करते हैं, और उसी पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं वो रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करते हैं। तो ये भी तो अपने आप में एक विरोधाभास है, जिसके लिए शायद आपके और हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब एक नागरिक की हैसियत से मैं आपको ये बताऊं कि हम मतलब किसी मुद्दे पे कुछ कर तो पा नहीं रहे, मतलब विरोध कर रहे हैं। जहां अखबार में बात करी, किसी मीडिया से बात करी, या सड़क पे खड़े होकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई तो है ही नहीं नागरिक के तौर पर। और उसके बाद जब एक मुद्दे पे आप जैसे ही कुछ जंग ख़त्म करते हैं, तो दूसरे मुद्दे की जंग आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। और जब तक 5-10 साल में ये एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट तैयार होगा, तब तक आपकी गाड़ियाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ जाएंगी। आप कोई ये मतलब इस गलत फहमी में ना रहे कि उससे इनर सिटी का ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, क्योंकि आप हज़ारों गाड़ियाँ और अपने शहर में ऐड कर देंगे। जिस तरह से हम ऑटो सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं सड़कें बनाकर, द बेसिक आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ expressway and a elevated road is to promote the auto sector। कि सिर्फ गाड़ियों को आप प्रमोट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आज भी इस शहर में 90% से अधिक लोग के पास गाड़ी नहीं है। तो ये शहर उनका है या गाड़ी वालों का है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर नेक्सस को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में जो टोल कलेक्ट करेगा आपसे उसको प्रमोट कर रहे हैं। बाकी
जो शहर को पोल्यूशन और कंजेशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कितनी सड़क बनाते जाइए। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा कहा, और कहीं ना कहीं ये शहर वासियों के लिए भी, भाई जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की पूरी बात होती है। और मैं वापस, सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए बोल रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड के जंगलों में बड़ी आग लगती है, तो उसमें एक हमेशा वन विभाग का एक क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने जन सहभागिता नहीं करी, तो बड़ी फटकार खाने के बाद में इस बार उन्होंने कुछ थोड़ा सा पब्लिक पार्टिसिपेशन करा है। मैं उसको अगर इसी प्रोजेक्ट से जोड़ूँ, तो क्या सरकार ने या सरकारी विभागों ने देहरादून शहर के लोगों को 6,200 करोड़ रुपए को छोटा मोटा रकम नहीं होती है। 6,200 करोड़ तो आज बोला जा रहा है, हो सकता है बनते बनते वो 10-15 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाए। तो अगर 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है, क्या आपने देहरादून शहर के लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया? क्या आपने उसको कुछ प्रोज और कॉन्स बताए? क्या आपने लोगों से राय जानने की कोशिश करी? तो ऐसा तो पूरा का पूरा कुछ नहीं होता, ये जीरो नदारद है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि छुपाया जाता है जो आम नागरिकों से। डीपीआर छुपाई जा रही है, इसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहीं है ही नहीं, आपको पब्लिक डोमेन में नहीं होगा इसका कहीं। सीक्रेटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और बस सुबह उठ के आप देखिए तो लोगों के घरों पे लाल निशान लगे होते हैं कि कल मैं तुम्हारा तो घर आपको टूटेगा। एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी बता दूं कि इस पे लोगों ने जो आरटीआई लगा रहे हैं जी, उन्हें भी जवाब नहीं दिए जा रहे हैं जी। तो भाई आप अगर 6,000 करोड़ या 10,000 का प्रोजेक्ट आज देहरादून शहर में अगर आप कर रहे हैं, और लोग अगर आरटीआई वो तो उनका एक अधिकार है, आपको तो उनके कम से कम आरटीआई का जवाब देना चाहिए। तो खैर इस पे कई चर्चा हुई, थोड़ा आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशंस पर अगर आएँ, और जो आपका ये पेपर है री इमेजिनिंग अ मिड साइज्ड सिटी लाइक देहरादून एज अ 10-minute सिटी, तो इसमें आप जो है तमाम चुनौतियों के बाद में आपने इमेजिनिंग देहरादून एज 10-minute सिटी का आपने जिक्र किया था जी। तो इसको लेकर के थोड़ा अगर आप विस्तार में भी प्लीज़ बताएंगे कि 10-minute सिटी क्या होती है। तो कई सालों से जो बड़े शहर हैं विश्व के, जैसे पेरिस हो गया या सिंगापुर हो गया या न्यूयॉर्क हो गया, ये लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि देहरादून एक ऑर्गेनिक सिटी है और एक मिक्स्ड यूज सिटी है। मतलब यहाँ पे क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है एरिया कि ये रेजिडेंशियल है और ये कमर्शियल है, या ये बाज़ार एरिया है, या ये एजुकेशन हब है, या यहाँ पे मॉल्स होंगे और कहीं पे नहीं होंगे। सब कुछ मिला जुला है हमारे शहर में। तो 10-minute सिटी का आइडिया यही होता है कि हम लोग अपने शहर को में सर्वे करें, उसको गहनता से स्टडी करें, और फिर ये पता लगाएं कि एक आम नागरिक के लिए अगर उसकी आवश्यकता की सारी चीज़ें 10 मिनट के कम्यूट के अंदर अंदर उसको उपलब्ध हो जाए। मतलब 10 मिनट उसको चलना पड़े या साइकिल पे जाना पड़े या जैसे भी वो जाना चाहे वो जाए, लेकिन अगर 10 से 15 मिनट के अंतराल में उसको अपनी अधिकतर ज़रूरतों की चीज़ मिल जाए, तो उसको ये जो कार है जो हम स्टेटस के साथ एसोसिएट करते हैं, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेसिक आइडिया इज़ टू हैव कार फ्री सिटीज़, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रही हैं सिटीज़। एक सिटी लाइक न्यूयॉर्क, उसने लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर का टारगेट बना रखा है कि 400 स्क्वायर किलोमीटर के पार्किंग लॉट, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स हम हटाएंगे अपने शहर से, और लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे अवेलेबल कराएंगे। लोग भी उस वजह से अपना बिहेवियर चेंज करके गाड़ी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि साइकिलिंग मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, खासकर अर्बन लिविंग के लिए। तो साइकिलिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एयर को पोल्यूट नहीं करती, आप फिज़िकली भी फिट रहते हैं और आपका शहर भी फिट रहता है। तो आप दूसरों के लिए भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, स्पेस कम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का जो 10 मिनट 15 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट है, पेरिस ने बहुत खूबसूरती से उसको इम्प्लीमेंट किया। सब ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी हैं। हम उन सब स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी कर सकते हैं और मिला जुला के
देहरादून जैसा शहर अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्बादी भी नहीं हुई, क्योंकि छोटा शहर है, जनसंख्या भी उतनी बड़ी नहीं है। आप सोचिए पेरिस या न्यूयॉर्क जैसे शहर के सामने कितनी समस्याएं रही होंगी। जब पेरिस सियन नदी पेरिस के थ्रू बहती थी, उसमें इतना पूप होता था कि लोग उसका पानी छूना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके मेयर ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली, संकल्प लिया कि मैं इसको नहाने लायक बनाऊंगा, और सबसे पहली डाइव उन्होंने खुद लगाई उस पानी में। आज वो नदी साफ है। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम तो रिस्पना और बिंदाल को मारने पे तुले हुए हैं। उसके मतलब ये इतना हास्यास्पद, मैंने तो कहीं ऐसा विकास देखा नहीं है कि नदी के बीच में आप सड़क बना रहे हो। आपने राजा जी पार्क में पूरी नदी के बीच में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बना दिया। तो कोई एक मतलब बिगिनर भी होगा ना अर्बन प्लानिंग में, वो भी हंसेगा और रोएगा भी साथ में। रोएगा तो खैर हम नागरिक रोएंगे हमारी जनरेशन दर जनरेशन रोएगी उसको देखकर। लेकिन आप आई मीन ये कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलता है इस तरह का विकास। पता नहीं क्यों हम ऐसी वो लेकर के आते हैं स्कीम्स। आपने देखिए इतने इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स शेयर किए जी, और ये भी इसी दुनिया में ही चमत्कार हो रहे हैं, इसी दुनिया में ही लोगों हाँ। के, और वो नेता ही लोग हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, हाँ। जो कि ये बदलाव अपने शहरों में ला रहे हैं। और जो हमें देख रहे हैं साथी लोग, उन्हें उनके साथ शेयर भी करना चाहूँगा कि जो आपने 400 स्क्वायर किलोमीटर का जिक्र किया, आज की तारीख में देहरादून शहर का जो पूरा एरिया है वो लगभग 180 जो अर्बन बाउंड्री है, 190 स्क्वायर किलोमीटर, तो उससे दोगुना एरिया जो है उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक 10 मिनट सिटी के तौर पर। कुछ और इस पर आप अगर इसमें एक आपने रीवाइल्डिंग पर भी आपने, और रीवाइल्डिंग को लेकर मुझे पता है पिछले काफ़ी समय से अभी जो राष्ट्रपति आशियाना में भी जो चेंज हुए उसको भी लेकर के आप बार बार इस बात को उठा रहे थे कि रीवाइल्डिंग होनी चाहिए। तो ये रीवाइल्डिंग क्या भला है और ये क्यों देहरादून में इसकी आवश्यकता है? हाँ, आप ये देखिए कि देहरादून एक घाटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट घाटी है, जो कि तलहटी में बसी हुई है हिमालय के। तो हम लोग शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में हैं। आप देहरादून में अगर अपनी खिड़की से देखना शुरू करेंगे तो आप साल भर में कम से कम 300 चिड़िया की चेकलिस्ट बना सकते हैं। आज भी इतना अर्बन केओस होने के बावजूद आप लगभग 300 चिड़िया की, क्यों? क्योंकि हम मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में हैं। तो जब, और हमारा जो वेदर रेजिम ऐसा है, इतना अच्छा है कि हमारे पास समर माइग्रेंट भी आते हैं। जब प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो बहुत सारी चिड़ियाँ दून घाटी में आ जाती हैं, और विंटर माइग्रेंट भी आते हैं। जब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बर्फ़ पड़ने लगती है, तो पहाड़ों से भी चिड़िया यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोम है, बहुत बड़ा एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। लोग रहते हैं, लेकिन और स्पीसीज़ के बारे में भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो भी यहाँ पे रहती हैं। तो इतनी जो अहम जो जगह है, इसमें हम जब विकास की बात करते हैं, हम जब कहते हैं कि तरला नागल में आपने देखा कि एक सिटी पार्क का प्रोजेक्ट आया हेलीपैड के सामने, वो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था। वहाँ पे इतनी बुशेस थी, इतने पेड़ थे, इतना वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थी। हमने उसको पूरा साफ़ किया, उसको हटाया और वहाँ कुछ फव्वारे लगाए। अगेन लव विद कंक्रीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने फव्वारे लगाए, हमने वहाँ पे टाइलें लगाई, हमने वहाँ पे पाथवेज बनाए। आज एक व्यक्ति वहाँ नहीं जाता। आप कभी देख लीजिए, मैं तो मॉर्निंग वॉक में अक्सर उधर निकल जाता हूँ, साइकिल में भी निकलता हूँ उस तरफ, तो कोई व्यक्ति उस जगह को यूज़ नहीं कर रहा। तो आप उसको विल्डरनेस रहने देते। हमें ज़रूरत ही नहीं थी पार्क्स की। आज यूरोप में जब हम यूरोप के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि फूल, वो सिलसिला का गाना याद आता है जो नेदरलैंड्स में जो उन्होंने शूट किया, जहाँ ट्यूलिप्स थे। तो हमें यूरोप में ये अच्छा लगता है कि जगह जगह फूल लगे होते हैं और उससे शहर की सुंदरता बढ़ती है।
लेकिन यूरोप में भी बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है कि हम अपने शहरों में, हमें ये मैनिक्योर्ड गार्डन्स नहीं चाहिए। उसकी क्या आवश्यकता, हमें जो इंडिजिनस स्पीसीज़, जो हमारी अपनी स्पीसीज़ हमारी मिट्टी में उग सकती हैं, हमारे वेदर में उग सकती हैं, जहाँ पे चिड़िया आके बैठेगी, जहाँ तितली आएगी, जहाँ कीड़े आएंगे, वो स्पीसीज़ उगानी है और जंगल क्रिएट करने हैं। वी वांट टू क्रिएट विल्डरनेस स्पेसेस। आपको जर्मनी का एग्जांपल दूं, जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर 2 से जस्ट पहले और उसके दौरान ये डिसाइड किया गया कि जो राइन नदी है उसको स्ट्रेटन किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जहाज़ चलेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे फॉर एज अ ट्रांसपोर्ट लाइन। कोल माइंस हैं, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बाहर सड़कों पे नहीं डालेंगे। तो नदी को सीधा कर दिया गया। आज पूरे जर्मनी में उस नदी को फिर से उसका जो मियांडरिंग कोर्स है उसमें वापस लाया जा रहा है। जितने शहरों में कैनाल्स बने थे स्ट्रेट सुंदर, उनकी इंजीनियरिंग हमारी इंजीनियरिंग से काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो उन कैनाल्स को तोड़ करके रीवाइल्ड कर रहे हैं कि हमें इस कैनाल के पानी में चिड़िया बैठती हुई देखनी है, मछली तैरती हुई देखनी है, तितली आती हुई देखनी है, कीड़े चलते हुए देखनी है। नहीं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हमारे पास वो सब है, अभी हम उतना सत्यानाश नहीं किए जितना यूरोप ने किया था। अभी भी हम रिकवर कर सकते हैं। मैंने तो अपनी छत, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी छत पे बैठा था, 2 फ्लोर ऊपर है हमारी छत राजपुर रोड पे, लॉकडाउन के टाइम में। तो मैंने देखा कि कुछ चल रहा है और जब मुड़ के देखा तो 4 नेवले जा रहे थे मेरे पैर के पास। मैंने कितने सालों से नेवले नहीं देखे देहरादून में, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे वो बाहर आ गए थे। एक हमारी मित्र हैं, उन्होंने हमारी घर की छत पे वो कैमरा ट्रैप लगाया, तो उसमें हमने इतनी सारी सिवेट कैट्स, वो सिवेट कैट्स पे रिसर्च कर रही थी, तो हम वहाँ थोड़े केले के वो डाल देते थे। तो आज भी देहरादून में वो विल्डरनेस, वो वाइल्ड लाइफ है। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग इतना अपने शहरी जीवन में व्यस्त हो गए कि हमें वो कुछ दिखाई नहीं देता, चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे। तो रीवाइल्डिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें, आप देखिए राष्ट्रपति आशिया में जो बना है, सो कॉल्ड नेचर ट्रेल बना है, उसमें कहीं हाथी का पुतला लगा हुआ है, कहीं बंदर का पुतला लगा हुआ है। हमें पुतले देखने हैं, हमारे पास तो जीवित दिख रहे हैं भाई। उनको तो बचाएं किसी तरह। ये बहुत बढ़िया आपने कहा, और आपने बहुत सारे जो उदाहरण दिए, आपने यूरोप के दिए, आपने यूएस के दिए। हम अपने अगर देश की बात करें तो आपके पीस में आपने सूरत का जिक्र किया है, आपने इंदौर का जिक्र किया है, आपने पिंपरी चिंचवाड़ का जिक्र किया है, आपने दिल्ली का जिक्र किया है, आपने कोयम्बटूर का जिक्र किया है। तो ये सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन शहरों का जो जिक्र किया, उन्हें आप देहरादून से कैसे लिंक करना चाहेंगे? हाँ, मतलब तो हर शहर में नागरिकों से बात करके, नागरिकों की आवश्यकताओं को पहले समझकर अगर हम विकास का कोई मॉडल बनाते हैं तो उससे सबका फ़ायदा होता है। सरकार को भी वाहवाही मिलती है और आम नागरिकों को भी फ़ायदा। जैसे पिंपरी चिंचवाड़ छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में, इंडस्ट्रियल टाउन है, उन्होंने ये एक मॉडल विकसित किया कि हम अभी कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे और उनसे बात करके हम, अगर कहीं पुल की ज़रूरत है, अगर कहीं साइकिल ट्रैक की आवश्यकता है, तो पहले एक टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार करेंगे कि एक सड़क को हम डिमार्केट करेंगे, कि एक बड़ी सड़क के बीच में से डिमार्केट करेंगे कि यहाँ साइकिल चल सकता है या ये पेवमेंट होगा पैदल चलने के लिए। अगर वो सक्सेसफुल हुआ, लोगों को पसंद आया, तो फिर उसको परमानेंट करेंगे। आज पिंपरी चिंचवाड़ जो कि एक पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल टाउन था, आज पूरे भारत में साइकिलिंग सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने भी वो करके दिखाया। इंदौर को आप देखिए, आपने स्वच्छ भारत की बात करी, वो अपने आप में स्वच्छता का एक अलग उदाहरण है कि उन्होंने अपनी जो वेस्ट है उसको किस तरह से मैनेज करके उसी वेस्ट से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही वेस्ट उनके लिए गैस, जो कुकिंग गैस बना रहा है, बहुत बड़ा प्लांट लगाया है इंदौर सिटी में। तो ये
मुझे मालूम है कि जब मैं यूरोप की बात करूंगा या न्यूयॉर्क की बात करूंगा, पेरिस, लोग कहेंगे अरे तुम ये प्रिविलेज्ड लोगों की ये बातें होती हैं, ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन होता है, और जो विदेश में हुआ वो भारत में कहाँ हो सकता है। लेकिन हमारे देश में हो रहा है। ये तो अपने देश के हैं ना। मैं बिल्कुल, जब मैं ये देखिए आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं ये मेरे भी जहन में यही बात आ रही थी कि हमारे नेता लोग जो हैं और अन्य लोग हैं, जैसे क्रिटिक करना है वो तो यही कहेगा कि भैया तो विदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे देश के, अपने देश के उदाहरण है। और इंदौर भी तो आज से कुछ साल पहले इतना ही गंदा शहर था जितना देहरादून है, तो उन्होंने भी तो बदलाव लाए हैं। देखिए सूरत जो शहर था वो प्लेग सिटी के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे कॉलेरा बदनाम था वो तो। कॉलेरा और प्लेग के कितने आउटब्रेक्स हुए। तो उनका जो पूरा डेवलपमेंट मॉडल था वो डिज़ास्टर को लेके ही है कि किस तरह से हम अपने सिटी को डिज़ास्टर फ्री बनाएं। और उन्होंने जितने प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए हैं वो डिज़ास्टर, तो आज ना वहाँ बहुत कम फ्लडिंग हो रही है, वाटर लॉगिंग कम हो रहा है, और ये जो एपिडेमिक्स हैं ये तो कई सालों से सुनने में नहीं आए। तो बदलाव लाया जा सकता है, बहुत सारे बदलाव, लेकिन हमारे यहाँ बदलाव लाने का भी तरीका बहुत ही अजीबोगरीब है कि आज अच्छा चलो एनक्रोचमेंट तोड़ना है तो एनक्रोचमेंट तोड़ दो। अभी कुछ ही समय पहले वो जो हमारा आड़त बाज़ार है उसकी रोड वाइडनिंग के लिए सारे नोटिस दे दिए गए इनामुल्ला बिल्डिंग के रेजिडेंट्स को कि आपकी ये बिल्डिंग हम तोड़ेंगे। तो आप अगर हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करके, अपने पूरे सिटी के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करके अगर आप एक नया शहर बसाना चाहते हैं, तो हमारे जैसे नागरिकों के लिए वो शहर बिल्कुल अनजान है। मेरे लिए तो अगर इनामुल्ला बिल्डिंग ना हो तो वो शहर बहुत ही अजीबोगरीब शहर है। या जैसे घंटाघर हर 2-3 साल बाद आप उसको एक नया मेक ओवर देते हैं, और इतना घटिया मेक ओवर देते हैं कि शर्म आती है उसको देखकर। तो क्यों कोई ऐसे शहर में रहना चाहेगा? उसको क्या फीलिंग ऑफ ओनरशिप या फीलिंग ऑफ प्राइड होगी अपने शहर को लेकर? तो बहुत ही मतलब वो दयनीय स्थिति है, खासकर हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हेरिटेज है, इसको लेकर के तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम लोग कितना कैंपेन करते रह गए। मैं खुद डीएम से मिला, उनको सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके दिए। उन्होंने कहा कि इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये जो ट्राम स्टेशन था दिलाराम चौक पर, और 2 ट्राम स्टेशन थे देहरादून में, उसका डॉक्यूमेंटेशन था। और मेरे पास, मैंने कई लोगों से उस शाम बातचीत करी, लोगों से पेपर इकट्ठा किए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन ले जाके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया। उन्होंने उसी रात को उसको तोड़वा दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हेरिटेज एक्ट नहीं है हमारे स्टेट में, कोई मतलब हम अपनी पुरानी इमारतों को किसी तरह से बचा ही नहीं सकते। नहीं, ये जो आपने हेरिटेज की बात करी, और जहाँ बचा खोचा भी है उस पर भी आप पुताई कर दीजिए जी, उस पर भी घंटाघर की तरह आप बाथरूम टाइल लगा लीजिए। तो ये जो इश्यूज हैं, और ये पूरे किंडरगार्टन जो हमने पुताई की बात करी। लेकिन वापस इन सॉल्यूशंस पर आए। देखिए जो आपने सूरत और इंदौर का जैसे जिक्र किया, और इनफैक्ट ये मेरी एक शिकायत भी है और सुझाव भी है। और आपको तो पता ही है कि अभी आज से 4-5 महीने पहले जो चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव देहरादून शहर में, तो उसमें हम लोगों ने, जो हमारा एक देहरादून सिटीजन फोरम है जिसका आप भी ऑफ कोर्स एक हिस्सा हैं, तो डीसीएफ की तरफ से एक बड़ी मांग एक ग्रीन एजेंडा को लेकर के थी देहरादून में। और मुझे लगता है इसके बारे में जितनी बार बात हो, और उसमें एक प्रमुख मांग ये भी है कि भाई नगर निगम देहरादून का ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाता है कि जो हमारे 100 वार्ड बने हैं वहाँ पर वार्ड कमेटियों का क्यों नहीं गठन होता। जो हमारे माननीय पार्षद हैं उनकी अध्यक्षता में भाई आप वहाँ के लोगों को उनका बनाइए ना, वार्ड कमेटी से गठन कीजिए। और ये तो स्वयं भारत सरकार का मैंडेट है, तो इसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? मैं भी एक सवाल कर रहा हूँ। दूसरा इसी के साथ में सवाल भी है, सुझाव भी है, और नाराज़गी भी इस बात को लेकर के है कि भाई नगर निगम एक कोई टाउन हॉल टाइप की मीटिंग हर 3 महीने में देहरादून के लोगों के लिए क्यों नहीं करता है? वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश करते? वो देहरादून के लोगों को पारदर्शी तरीके से बुला करके हमसे बात क्यों नहीं करते? तो ऐसे कई चीज़ें हैं, और विशेष तौर पर इंदौर तो इतना इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है, वो भी तो इसी देश का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब इंदौर कर सकता है तो देहरादून क्यों नहीं कर सकता? वो इतना बड़ा शहर है, इतनी इंडस्ट्री है वहाँ पे, वहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा विकट हैं हमारे से। हमारी समस्याएं उतनी विकट नहीं है, फिर भी हम लोग
इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे। आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन नगर निगम के बारे में तो मैं ये कहूँगा उन्होंने सोच लिया कि हमारा मैंडेट है नाली साफ करना और टैक्स इकट्ठा करना तो बस वो उससे आगे उनकी मानसिकता आगे उन्हें पब्लिक पार्टिसिपेशन पर सोचने की ज़रूरत है। आपसे बात करते हुए मुझे पता नहीं कितना समय जो है अभिषेक काफ़ी लंबा हो गया होगा अभी तक तो। हाँ। तो एनीवे एक दो और बातें आपसे पूछ करके जो है फिर आपको आज बाय बोला जाएगा। जी। देखिए, देहरादून की बात करें और उत्तराखंड की बात ना करें तो ये बेमानी होगा। और मुझे पता है कि आप और हम दोनों ही उत्तराखंड से ही बड़ा उतना ही प्यार करते हैं जितना हम देहरादून से करते हैं। तो जो तमाम ये जो हमने बातें अभी करी, इनको अगर आप उत्तराखंड के साथ जोड़ें, और ये फिर सेकंड लास्ट टाइप का क्वेश्चन ही हम कहेंगे जी, तो कैसा, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देहरादून एक क्योंकि पब्लिक आई में ज़्यादा है, क्योंकि हम कैपिटल हैं, सारा सरकारी अमला यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन बाकी हमारे जो छोटे शहर हैं वो भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमारे जितने छोटे शहर हैं सबके बीच में कोई ना कोई सेक्रेड नदी, कोई ना कोई सेक्रेड वाटर बॉडी बह रही है। तो चाहे वो देवप्रयाग हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे कुमाऊँ के हमारे शहर हों, जैसे अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, सब लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे कि अल्मोड़ा को ले लीजिए आप, या मतलब बियॉन्ड कैंची धाम जितने शहर हैं सब हलकान है, सबकी हालत बहुत ही ख़राब है। क्योंकि जैसा ऋषिकेश में जाम लगता है वैसा ही कैंची धाम में जाम लगने लग गया। वहाँ आपने पूरा जंगल ही काट दिया कैंची धाम में पार्किंग लॉट बनाने के लिए। फिर भी क्या पार्किंग की समस्या वहाँ सुलझी है? नहीं सुलझी है। ट्रैफिक की समस्या सुलझी है? नहीं सुलझी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर जगह जो सिविक एमिनिटीज़ हैं, आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं बहुत ही वो समस्याओं को और बढ़ा रहा है, समस्याओं को कम नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पहाड़ में कृषि के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं। कृषि एक बहुत ही, अभी मैंने बताया कर्णप्रयाग गया हुआ था 2-3 दिन के लिए, वहाँ एक छोटे से चांदपुर गढ़ी में रहा, कोई शूट था उसके लिए गए थे। तो ऐसे ही शाम को बाज़ार में निकल जाता था तो वहाँ चांदपुर गढ़ी के बाज़ार में एक व्यक्ति की दुकान थी और उसके पास एक टोकरा सेब का भरा हुआ था। तो मैंने बड़ी उम्मीद से उससे पूछा कि ये क्या लोकल सेब हैं? तो बोला कि साहब अब उत्तराखंड में कुछ नहीं होता जहाँ से आप आए हो ना वहीं से सेब आए बताइए। तो मतलब हमारा लोकल प्रोड्यूस ख़त्म हो गया। फ्री राशन ने हमारी खेती बिल्कुल ख़त्म चौपट कर दी, बिल्कुल समाप्त कर दी। और अब किसी के पास, एक तो पहले समस्याएं थी कि भाई बंदर हैं, सूअर हैं जो आपकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका कोई समाधान नहीं था हमारे पास। शहरों से बंदरों को ट्रैप कर करके पहाड़ों में छोड़ा गया। अब सिचुएशन और ख़राब हो गई। अब तो जो फ्री राशन था उसने लोगों की स्पिरिट को ही तोड़ दिया। कोई अब कृषि की तरफ देखना ही नहीं चाहता। तो पहाड़ की समस्याएं भी बहुत बहुत विकराल रूप ले रही हैं और मुझे लगता है कि उनकी तरफ तो बिल्कुल ही किसी का ध्यान नहीं है। इसके बारे में तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की समस्याएं जो हैं वो, पहाड़ बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। और किसी आप शहर में, किसी कस्बे में चले जाइए, मुझे तो लगता है कि नाउम्मीदी लोगों के मन में, जो हौसला टूटने की बात है, शायद संभवतः 25 साल के उत्तराखंड के लिए, ये तो हमारा 25वां साल है। 9 नवंबर, आज से 4 महीने बाद हम अपने 25 साल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ये जो लोगों के टूटते हुए हौसलों को लेकर के निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता भी है। और आपने ये जो बंदरों का जिक्र किया कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होना, मैं जो आज से 3 रोज़ पहले एक महिला को 2 यहाँ पे रॉटवेलर्स ने, आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि आज उन्हें उन दोनों रॉटवेलर को देहरादून से सहारनपुर भेज दिया गया है। तो ये जो समस्या का समाधान यहाँ से वहाँ जानवरों को करने से नहीं होगा, तो इसमें खैर ये अपने आप में फिर एक हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे। लेकिन जो वापस अगर उत्तराखंड पर लौटें, तो आपने जिक्र किया, आपने बहुत समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जाने से पहले एक आध और पूछना चाहूँगा आपसे, आपने
इतनी जो जो आपने अपनी जो आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस देहरादून शहर का है, आपकी इतना एक लंबा संवेदना है देहरादून शहर को लेकर के, आप चाहते हैं कि देहरादून शहर का एक सतत विकास हो, आपका इतना लंबा अनुभव है, इतने वर्ष से आप काम कर रहे हैं, आपने इतनी समस्याओं की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया और आपने सुझाव भी दिए। तो अगर एक चमत्कार अगर ऐसा हो जाए कि उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपका ये वीडियो देख लें और आपको सुबह नाश्ते के लिए बुला लें, तो आप एक 1-to-1 नाश्ते के लिए अगर आपको बुला लें, तो नाश्ते पर आप धामी जी को क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनसे बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि आप मतलब सचिवालय और आपके घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पैदल जाके देखिए एक बार ये जो 30-40 गाड़ियों का काफिला है जिससे पूरा ट्रैफिक रुकता है, आप एक बार पैदल अपने दफ्तर जाइए, हफ्ते में रोज़ नहीं जा सकते, 3 दिन जाइए। कोई यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब प्रदेश बना था तब मुख्यमंत्री एक गाड़ी में घूमते थे, आज क्या ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट हो गई, क्या ऐसी समस्या, इतनी दूरी क्यों हो गई जनता से? तो अगर वो पैदल चले, सो द चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम द टॉप। और अगर वो पैदल चलने लगेंगे या हमारे गवर्नर साहब कभी साइकिल चलाने लगेंगे, होता है स्वीडन में, बहुत न्यूजीलैंड वगैरह में होता है, तो सोशल बिहेवियर लोगों का चेंज होगा। वो जो आज हम एक गाड़ी में चलने को स्टेटस सिंबल मानते हैं, किसी आदमी का जो रुतबा है उसको गाड़ी से रिलेट करते हैं, वो ख़त्म होगा, वो टूटेगा और ये शहर बहुत लिवेबल हो जाएगा। हमें एक जीता जागता शहर ऐसा बनाना है कि जहाँ पे लोगों को रहकर खुशी हो। हमारा बचपन का जो शहर था वो खुशियों से भरा हुआ शहर था। क्यों? क्योंकि कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, नहरें होती थी, जंगल होता था, कीड़े होते थे। मतलब आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है, मानसून में कई बार लाइट चली जाती थी रात में, आपको भी याद होगा। तो जब हम बाहर निकलते थे तो कितने जुगनू देखने को मिलते थे, इतने बड़े बड़े मेंढक देखने को मिलते थे। तो वो चीज़ें देखकर जो खुशी हमें मिलती थी वो आज गायब हो गई, आज वो खुशी नहीं है। तो उस तरह का शहर हम बना सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि आप अपने बचपन की यादों में जाइए, कुछ उस तरह का शहर देहरादून को। नहीं, आपने बड़ा शानदार कहा और आपकी बात सुनते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा है जी कि वो जब भी देहरादून से बाहर जाते हैं जी, तो उनका सोशल मीडिया भरा रहता है कि वो मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं। तो ये भी तो एक बात है कि भाई आप अगर वहाँ कर सकते हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं करते हैं? तो ये भी वही साइकिलिंग से है ना, वही साइकिलिंग को लेकर है कि साइकिल फॉर रिक्रिएशन तो देहरादून में बहुत लोग कर रहे हैं कि माल देवता चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। साइकिल टू वर्क कोई नहीं कर सकता। नहीं, आपने आज बहुत सारी बातें शेयर करी और ये बड़ा लंबा हमारा बातचीत हुई है, बट आई होप दैट आपने इसको एंजॉय किया होगा जितना मैंने एंजॉय किया, जितना मैंने सीखा आपको सुन करके। तो नेचुरली जैसे कहते हैं भाई, कोई आपके कमेंट्स होंगे, आप ज़रूर कमेंट भी करिएगा, है ना। एंड इफ़ यू वुड लाइक अ रिपीट कि इसी टाइप की इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, तो अगर आपके कोई थॉट्स होंगे तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू सो मच। गलत लगे तो हाँ, कुछ भी होगा गलत, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, या कोई आइडियाज़ होंगे उससे भी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलो, एंड थैंक्स अभिषेक, थैंक यू फ्रॉम बोथ ऑफ अस। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक्स, बाय।